करंट अफेयर्स, नेशनल इवेंट्स। साल 2024 में जीडीपी ग्रोथ रेट हो सकती है 7.3%। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में 2023 से 24 सेशन के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.3% जारी किया, जो कि पिछले अनुमानित 7.2% से अधिक है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने भी भारत के लिए 7% विकास दर का अनुमान लगाया था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी 7.3% बढ़ने की संभावना है। यूं तो वित्तीय वर्ष 2024 के लिए अनुमानित वृद्धि 8.9% है, जो वास्तव में पिछले वर्ष के 16.9% की तुलना में कम है। सरकार को इस साल जीवीए वृद्धि 6.9% होने की उम्मीद है, जो कि 2023 के 7% जीवीए से कम है। मगर अर्थव्यवस्था विशेषज्ञों और विश्लेषकों को उम्मीद है कि विकास दर 7% के करीब रहेगी, जिसका कारण है हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स में वृद्धि के कारण दिसंबर तक आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024 के लिए अपना पूर्वानुमान भी बढ़ा दिया है। इसके अलावा सितंबर क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर आधार पर 7.6% का अनुमानित जीडीपी आंकड़ा होने के बाद पिछले क्वार्टर में बढ़कर 7.8% हुआ, जो कि जीडीपी वृद्धि से जुड़ी राय में योगदान देता है। अडानी हिंडनबर्ग केस। हाल ही में हिंडनबर्ग विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई नियमों में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। कोर्ट ने सेबी की जांच में हस्तक्षेप करने एवं एसआईटी गठित करने से भी इनकार किया। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स पर भारी संकट आ गया था। अमेरिका के शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए कि शेल कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में हेरफेर किए गए। हिंडनबर्ग के मुताबिक ग्रुप के शेयर 85% तक ओवर वैल्यूड थे। सेबी की जांच के बाद 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई इसमें सेबी पर लगाए जा रहे आरोपों को नकारते हुए फैसले को सुरक्षित रखा था। इसके बाद से ही इसके शेयर्स में तेजी रही। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सबूत के तौर पर मानने से इनकार किया। अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सेबी की जांच रिपोर्ट को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। सेबी की जांच उचित है। अडानी ग्रुप की कंपनियों पर लगे 24 आरोपों में से 22 को सेबी की जांच में क्लीन चिट मिली है और 3 महीने के दौरान अडानी के सभी मामलों में जांच पूरी करनी होगी। ऐसे में अडानी ग्रुप पर निवेशकों का भरोसा पूरी तरह लौट सकता है, जिस कारण अडानी ग्रुप के शेयर खरीदारों को फायदा होगा। राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2023। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनवरी 9 को खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में बेंगलुरु के जैन संघ विश्वविद्यालय और ओडिशा खनन निगम लिमिटेड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए। बैडमिंटन के लिए मंजूषा कंवर, हॉकी में विनीत कुमार और कबड्डी में कविता सिल्वाराज को खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिए गए। इसके अलावा दृष्टिहीन क्रिकेटर इल्लूरी अजय कुमार रेड्डी, पैरा तीरंदाज शीतल देवी और पैरा केनोइंग खिलाड़ी प्राची यादव को भी अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं। अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत खिलाड़ी तीरंदाजी में ओजस प्रवीण देवताले एवं अदिति गोपीचंद स्वामी, हॉकी में कृष्ण बहादुर पाठर एवं पी सुशीला चानू, निशानेबाजी में ऐश्वर्य प्रताप सिंह एवं ऐशा सिंह, गोल्फ में दीक्षा डागर, कबड्डी में पवन कुमार और ऋतु नेगी, खो खो में नसरीन, लॉन बॉल्स पिंकी, स्क्वैश में हरिंदर पाल सिंह संधू, टेबल टेनिस में आहिका मुखर्जी, पहलवान सुनील कुमार वुशु एवं एन रोशबीना देवी, क्रिकेट में मोहम्मद शमी, शतरंज में आर वैशाली। प्रशिक्षकों में कुश्ती के लिए ललित कुमार, शतरंज के लिए आर बी रमेश, पैरा एथलेटिक्स शिक्षक महावीर प्रसाद सैनी,
हॉकी के प्रशिक्षक शिवेंद्र सिंह और अन्य प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार भी प्रदान किए गए। बांग्लादेश राष्ट्रीय चुनाव में शेख हसीना की पार्टी ने प्राप्त किया बहुमत। बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया। बांग्लादेश की जातीय संसद की 299 सीटों के लिए हुए चुनाव की मतगणना में 224 सीटों में से अवामी लीग ने 165 सीटों पर जीत हासिल की। इस शानदार विजय के साथ मौजूदा प्रधानमंत्री और अवामी लीग के अध्यक्ष लगातार चौथी बार सरकार बनाएंगी और 5वीं बार प्रधानमंत्री बनेंगी। हसीना ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद जीत का कोई जुलूस न निकाला जाए। इस दौरान प्रमुख विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और उसके सहयोगियों ने चुनाव का बहिष्कार किया। इन दलों का आरोप था कि शेख हसीना की सरकार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक ट्रेड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जनवरी 2024 को गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक ट्रेड शो का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी, पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित रहे। 2 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला वाइब्रेंट वैश्विक गुजरात ट्रेड शो भारत का अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक ट्रेड शो होगा। यह सम्मेलन 5 दिन का था। इसमें कुल 100 देश अतिथि के रूप में शामिल हुए और 33 देश भागीदार के रूप में शामिल हुए। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, जर्मनी और नॉर्वे समेत 20 देशों के 1000 से अधिक अनुसंधान क्षेत्र के प्रतिनिधि इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस बार सम्मेलन का आयोजन 13 हॉल्स में हुआ। सभी हॉल मेक इन गुजरात और आत्मनिर्भर भारत सहित विभिन्न विषयों को समर्पित थे। इसमें करीब 450 एमएसएमई इकाइयां भी शामिल हुई। इस सम्मेलन के दौरान 26 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू साइन हुए। ट्रेड शो में इलेक्ट्रिक वाहन, हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर सुरक्षा जैसे उभरते उद्योगों सहित विभिन्न क्षेत्रों में अत्याधुनिक उत्पाद और सेवाएं प्रस्तुत की जाएंगी। अटल सेतु। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा शेवा अटल सेतु के नाम से भी जाना जाता है, दिसंबर 13 शनिवार को सार्वजनिक आवागमन के लिए खोला गया। MTHL भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो 21.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसमें 16.5 किलोमीटर समुद्र के ऊपर है। इस पुल से हर दिन 70,000 से अधिक वाहनों की आवाजाही होने की उम्मीद की गई है। अटल सेतु पुल 42 किलोमीटर की एक ड्राइव में मुंबई नवी मुंबई यात्रा को 20 मिनट तक कम कर देगा। शुक्रवार को 6 लेन वाले अटल सेतु का अनावरण हुआ। अटल सेतु भारत की बुनियादी ढांचागत शक्ति को दर्शाता है और एक विकसित भारत की दिशा में देश के प्रक्षेप पथ को रेखांकित करता है। इस परियोजना में लगभग 17,000 मजदूरों और 1,500 इंजीनियरों को रोजगार दिया, जबकि परिवहन और निर्माण उद्योगों में रोजगार के अवसर भी पैदा किए। पीएम ने नवी मुंबई में सड़क और रेल कनेक्टिविटी, पेयजल, रत्न और आभूषण और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में 12,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। क्या है प्रधानमंत्री मोदी का 11 दिवसीय अनुष्ठान? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 12 दिसंबर को साझा किया कि वे 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर अभिषेक समारोह से पहले 11 दिवसीय विशेष अनुष्ठान की शुरुआत कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने नासिक के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी के तट पर स्थित श्री कलाराम मंदिर में प्रार्थना करके अपने 11 दिनों के इस विशेष अनुष्ठान की शुरुआत की। कथित तौर पर यह वह स्थान है जहां प्रभु राम, देवी सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास का बहुत हिस्सा व्यतीत किया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य भूमिका में होने के कारण उन्होंने यम नियमों का पालन करना शुरू कर दिया है। क्या है यम नियम? प्रधानमंत्री मोदी के अनुष्ठान का एक हिस्सा यम नियम होगा, जिसका वर्णन गीता में नैतिक दिशा निर्देशों के रूप में उल्लिखित है। शास्त्रों में अष्टांग योग के 8 अंगों में सबसे पहले यम और फिर नियम की ही व्याख्या है। यम नियम के 5 प्रकार हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य,
और अपरिग्रह यानी मन, वचन और कर्म से अहिंसा और सत्य का पालन, अस्तेय यानी चोरी की भावना का त्याग करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करें। सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं, बल्कि किसी भी यज्ञ या समारोह के लिए दीक्षित होने से पहले शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर पर केंद्रित होने के लिए यम नियम का पालन करने का विधान है। ग्लोबल पल्स कन्वेंशन भारत में जल्द ही फरवरी में वैश्विक पल्स सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें लगभग 800 सरकारी प्रतिनिधि एवं वाणिज्यिक और गैर लाभकारी दालों के उत्पादन और प्रसंस्करण में शामिल संगठन भाग लेंगे। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED) और ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन (GPC) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस सम्मेलन में क्षेत्र के विशेषज्ञ, विभिन्न हितधारकों और नीति निर्माताओं के साथ अपने विचार और अनुभव साझा करेंगे। भारत में दालों का उत्पादन बढ़ा है और सरकार विश्व स्तर पर दालों के कल्टीवेशन को सीखने और साझा करने को इच्छुक है। इस सम्मेलन का मुख्य बिंदु भारतीय पल्स उद्योग को कुछ ज्ञान देना और साथ ही यहाँ की सर्वोत्तम एग्रीकल्चरल प्रथाओं को सीखना है। 2023 में यह सम्मेलन सिडनी में आयोजित किया गया था। इस साल सम्मेलन में 40 से ज्यादा देश हिस्सा लेंगे। भारत दुनिया भर में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है और यह सम्मेलन 18 वर्षों के बाद भारत में आयोजित किया जा रहा है, जो इसे खास बनाता है। सुपरफूड दाल के कुछ रोचक तथ्य। दालें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान करती हैं। दालें उत्पादन में विविधता लाने में मदद करती हैं, क्योंकि इन्हें कम पानी के साथ शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। यह एक तरह से सुपर फूड है, क्योंकि यह पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक है। यह मिट्टी को नाइट्रोजन देती हैं। एक झलक मुख्य खबरों पर। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद से 5 जनवरी को स्वाति मालीवाल ने दिया इस्तीफा। राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई रखा। 1 जून से होगा अगला T20 वर्ल्ड कप। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला पलटा, दोषी फिर से जाएंगे जेल। इसरो की बड़ी कामयाबी, 5 महीने बाद सूर्य के L1 पॉइंट पर पहुंचा आदित्ययान। चेन्नई के कोडम्बक्कम में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद मिलिंद देवरा ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। अध्ययन आइए से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।